NIOS के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक सुप्रसिद्ध कविता के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उस कविता का शीर्षक है कठपुतली और उसके के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि NIOS के पाठ्यक्रम में 11 कविताएं शामिल की गई हैं और कठपुतली उनमें से सबसे नवीन कविता है, जिसमें आज की संवेदना, भावानुभूति और आज जो समाज का जो परिवेश है उसका समग्र चित्रण आपको देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि जब हम साहित्य की चर्चा करते हैं, कविता की यात्रा करते हैं, तो उसके अनेक पड़ाव हैं और कविता कैसे पढ़ें उसके अंतर्गत आपने देखा कि कविता की विकास यात्रा काफ़ी लंबी है और आज हम आधुनिक काल में हैं और आधुनिक काल में जो साहित्य के परिप्रेक्ष्य हैं उनका व्यापक आयाम हो गया है। तो इस कविता को समझने के लिए कविता की भावभूमि और कविता के जो मर्म हैं उनके विभिन्न आयामों को समझना जरूरी है। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे बीच इस कविता के मुख्य लेखक राजेंद्र उपाध्याय जी हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है जी। यह कविता पराधीन मानसिकता को चित्रित करती है और उस मानसिकता को एक कठपुतली के बिंब के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस पर व्यापक चर्चा के पहले मैं लेखक डॉक्टर राजेंद्र उपाध्याय जी से कहूँगा कि वो इसका पाठ करें ताकि हम इस कविता को और अच्छी तरह से समझ सकें। कठपुतली कविता इस प्रकार है। हम कठपुतली हैं पर हम नहीं जानते कि हम कठपुतली हैं। हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। हम जानते हैं कि हम कठपुतली है, फिर भी हम कठपुतली बने रहते हैं, क्योंकि कठपुतली बने रहने में सुविधा है। किसी दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर हम खुश रहते हैं, क्योंकि फिर हमें अपनी डगर नहीं बनानी पड़ती। हम कठपुतली हैं और हमारे पास आए हर आदमी को हम कठपुतली बनाना चाहते हैं। वो भी इसी में अपनी भलाई मानता है। हर आदमी एक दूसरे के हाथों में अपनी डोर देकर आज़ाद है। आज़ादी के नारे लगाने वालों को देखो, उनकी डोर भी उनके हाथ में नहीं है। जो कहते हैं कठपुतली के इस खेल में कठपुतली नहीं बनेंगे, वे चुपके से कठपुतली बना दिए जाते हैं। वे ही सबसे पहले अपनी डोर किसी और को थमा देते हैं। नामालूम तरीके से कठपुतली बने हुए हम जीते रहते हैं बरस 10 बरस, और मरते वक्त पाते हैं कि अरे हम तो कठपुतली थे। कोई और कहीं से हमें चला रहा है, कोई और कहीं से हमें जो कह रहा है वो हम कह रहे हैं, कर रहे हैं। ऐसे हम आज़ाद हैं। एक कठपुतली हजारों कठपुतली तैयार करती है। कठपुतली के तो केवल हाथ पैर ही बंधे होते हैं, हमारे तो आँख, कान, नाक, मुंह सब बंधे हुए हैं। तो अभी आपने इस कविता को सुना और देखा कि इसमें कठपुतली के माध्यम से समाज की विसंगतियों, विद्रूपताओं और बदलती हुई मानसिकता का एक समग्र चित्र प्रस्तुत होता है। मैं वेद प्रकाश जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर प्रकाश डालें कि इस कविता के कितने आयाम हैं और किस तरह से विद्यार्थी इसको समझने की कोशिश करें। आयामों से पहले मैं अभी राजेंद्र जी ने ये कविता हमारे सामने पढ़ी,
तो शिक्षार्थियों को कई बार ये परेशानी होती है कि कुछ प्रतीक होते हैं कविता में और कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ लाक्षणिकताएं होती हैं, कोई व्यंग्य होता है कविता में। तो जगह जगह इस कविता में ऐसे जो शब्द आए हैं, जो पंक्तियां आई हैं, हम उन पर पहले प्रकाश डालें कि उन सब का आशय क्या है। और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि शिक्षार्थियों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन आशयों का संबंध उन प्रश्नों के उत्तर से भी है। जैसे इस कविता का शीर्षक ही है कठपुतली। कठपुतली क्या होती है और यहाँ पर कठपुतली किन्हें कहा जा रहा है? हमारे शिक्षार्थी जानते होंगे कि कठपुतली एक खेल दिखाने की वस्तु है। कोई व्यक्ति होता है जो उन पुतलियों को सूत्रों में बांधकर खेल दिखाता है और उन्हें संचालित करता है। लेकिन यहाँ पर यह कहना ज़रूरी होगा कि ये सब अगर खेल ही खेल में हो तो अच्छा है, लेकिन अगर पूरी जनता को या किसी व्यक्ति को या किसी समाज को अगर कठपुतली बना दिया जाए तो वो समाज के लिए कितना घातक होगा। ये कविता इस घातक स्थिति की ओर ही इशारा करती है। कहने का मतलब ये है कि कठपुतली यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में आया है। जो लोग दूसरों के गुलाम बने हुए हैं, जो मानसिक रूप से पराधीन हैं, जो खुद कुछ नहीं करना चाहते, दूसरों के सहारे से ही सब कुछ करने की आशा रखते हैं, उन पर व्यंग्य करने के लिए ये शीर्षक रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनके सामने जो कठपुतली का प्रतीक है या इस कविता का जो शीर्षक है वो स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा, इसमें एक जगह ये आता है कि हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है। सवाल ये है कि हर आदमी एक कठपुतली है, हर औरत एक कठपुतली है, ये क्यों कहा जा रहा है? यहाँ थोड़ी सी अतिशयोक्ति बरती गई है। आप अतिशयोक्ति को पुरानी कविताओं में पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी किसी बात को कहने के लिए चमत्कारपूर्ण ढंग से या किसी स्थिति को बताने के लिए हम अतिशयोक्तियों का प्रयोग करते हैं। सबको, हर व्यक्ति को, हर औरत को, हर मर्द को, हर आदमी को यहाँ कठपुतली कहने का आशय ये है कि ये ऐसी प्रवृत्ति है हमारे समाज की जो सर्वव्यापक होती जा रही है। तो इन पंक्तियों का अर्थ भी हमारे शिक्षार्थी समझ गए होंगे। इसके बाद एक पंक्ति इसमें आती है कि पर हम नहीं जानते, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो पराधीन होकर ये महसूस ही नहीं कर पाते कि वो पराधीन हैं। उन्हें आदमी होने के महत्व का अंत तक पता नहीं चलता, उन्हें ये बोध ही नहीं हो पाता कि वो पराधीन है। इस विडंबना की ओर भी इशारा किया गया है इन पंक्तियों में। और अगर आगे कुछ पंक्तियों में ये कहा गया है कि अगर हम जानते भी हैं कि हम कठपुतली हैं तो हम इस स्थिति से उबरना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं उबरना चाहते? क्योंकि ना उबरने में सुविधा है और खुशी है। सवाल ये उठता है, अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि यहाँ सुविधाओं का आशय क्या है और खुशी का आशय क्या है, तो आपको ये बताना चाहिए कि सुविधाओं का मतलब यहाँ पर ये है कि जिसके पीछे पूरा देश जिन सुविधाओं के पीछे पड़ा हुआ है, बिना श्रम किए, बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं वो सुविधाएं यहाँ पर हैं। यानी ऐसी चीज़ें जिनको हम प्राप्त तो करना चाहते हैं लेकिन दूसरों के सहारे से, दूसरों के कंधे पर चढ़कर। मैं यहाँ पे उपाध्याय साहब से पूछना चाहूँगा कि आपने ये शब्दों का जो चुनाव किया, वास्तव में जब रचनाकार रचना कर्म में प्रवृत्त होता है तो शब्दों के साथ खेलता है। तो आपने ये जो शब्दों को चुना, जैसे सुविधा, आज़ादी, तो मैं इसका मर्म समझने की कोशिश करूँगा कि इसके पीछे क्या भावना काम कर रही थी। एक तो मेरा आशय ये था कि जैसे सोने के पिंजरे में रहने वाला तोता जानता नहीं कि वो सोने के पिंजरे में है, वो वहीं मस्त रहता है। ज़रा सा हरी मिर्च दे दीजिए या कुछ और दे दीजिए तो वो मस्त रहता है, उसको आकाश का पता ही नहीं है। फिर और ये जो पूरी कविता हमारे घर परिवार से शुरू होकर के धीरे 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 एक पूरे राष्ट्र के संदर्भ में भी जाती है कि साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, अमेरिका है या और लोग हैं, वो किस तरह हमको चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं और देशों को चला रहे हैं।
जो एक वहाँ से वो हो रहा है। अच्छा, ये ऊपर से देखने में सरल कविता लगती है, लेकिन इसके अर्थ कई गहरे हैं। अब वो एक तरह का ऊपरी जो एक पिंजरा तो दिखता है, लेकिन एक ऐसा भी पिंजरा होता है, महीन पिंजरा, जिसमें हम दिन रात लपेटे रहते हैं और हमको पता नहीं लगता कि वो है हमारे भी। वो उसमें एक कोई परंपरा रहती है, कोई रीति रिवाज रहते हैं, कई तरह की जकड़ें हमारे भीतर रहती हैं। तो और क्या फिर ये कविता मतलब व्यक्ति से समाज और परिवेश और देश और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी ये कविता जाती है। फिर एक इसमें ऊपर से दिखने वाला पिंजरा तो है ही और डोरिया तो है ही, लेकिन एक वो विचारधारा का जो एक पिंजरा होता है, उस विचारधारा में अच्छे अच्छे आज़ाद ख्याल लोग वो विचारधारा के वेद प्रकाश जी जानते होंगे अच्छी तरह से कि विचारधारा का आतंक कितना हो जाता है कि उसमें भी कई अच्छे बौद्धिक जो आज़ाद चिंतन ख्याल वाले लोग थे वो भी विचारधारा के आतंक में आ जाते हैं। तो वो भी, उनकी डोरियां भी किसी और के हाथ में होती है, हमारे बुद्धिजीवियों की डोरियां भी किसी और के हाथ में होती है। पश्चिम से आक्रांत होते हैं, कहीं और जगह से आक्रांत होते हैं। तो एक वो विचारधारा की भी तो वो कठपुतली बने रहते हैं, वो भी इसमें संदर्भ में कई तरह के संदर्भ इसमें खुलते हैं। और ये जो आज़ादी के नारे लगाने वालों को देखो, उनकी डोर भी उनके हाथ में नहीं है। ऊपरी से तो लगता है कि वो आज़ादी मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उन भीतर में देखेंगे आप तो उनकी भी कई डोरियां और किसी के हाथ में हैं। तो साम्राज्यवादी शक्तियाँ हैं, पूंजीवादी शक्तियाँ हैं। कई ऊपर से जो खेल हमको दिखता है वो खेल उतना सीधा नहीं होता है, उसके पीछे कई तरह के षड्यंत्र होते हैं और कई और होते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे विद्यार्थी इसको पढ़ रहे हैं, अर्थ भी समझ में आ रहा है, लेकिन वेद प्रकाश जी, क्या विद्यार्थी इसको पाठ को जब समझना चाह रहे हों तो उसका जो सामाजिक सरोकार है उससे किस तरह से या अपने जीवन से विद्यार्थी इसको कैसे जोड़ सकते हैं? दरअसल कोई रचना जब लिखी जाती है तो हम इस बात की भी खोज करते हैं कि एक सीमित परिवेश से लेके किसी व्यापक परिवेश तक की यात्रा वो कविता कैसे करती है। हम विचारधाराओं की बात कर रहे हैं इस कविता के संदर्भ में, हम राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने शिक्षार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थितियाँ उनके और हमारे जीवन में भी हैं। और इस कविता की जो संवेदना है, कभी कभी कविता में जो बात कही जाती है वो शब्दों में नहीं कही जाती, उसके आशय में वो बात होती है। हम ग्रहण करते हैं उसको, शब्दों से नहीं, उसकी व्यंजना से ग्रहण करते हैं। मैं शिक्षार्थियों से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये कविता उनके लिए भी है। अगर उन्हें अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो अपने कौशलों को उनको विकसित करना होगा। और अगर कोई उनसे कहे, घर का, परिवार का बड़ा कोई बात कहे, तो उस बात को मानने से पहले उन्हें ये देखना चाहिए कि इस मानने से क्या हानियां और क्या लाभ है, और ये क्या कोई शॉर्टकट है या कोई ऐसी बात इससे होनी जा रही है जो हमारे जीवन को सुधार सके। तो इसका संबंध जीवन की मामूली स्थितियों से भी है, केवल राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता से ही नहीं, विचारधाराओं से ही नहीं, बल्कि हम अपने जीवन को अपने आधार पर, अपने श्रम के आधार पर, अपनी मेहनत, अपने स्वाभिमान और अपनी कोशिश के आधार पर कैसे फैसले लें, कैसे दबावों से उभरें, ये भी हमें ये कविता सिखाती है। और वो बहुत महत्वपूर्ण इस कविता का बिंदु है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। एक और बात में इशारा करूंगा कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से फैशन के उसमें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उसमें भी एक कठपुतली जैसी बनी हुई है, उसकी ओर भी इशारा इस कविता में है कि उसके भी गुलाम हमको नहीं बनना है। हमें अपनी परंपरा से ढूंढ करके हमें आज़ाद तबीयत के रह करके ही सब कुछ करना होगा, क्योंकि एयर कंडीशन जीवन जीने में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गुलामी से, तरह तरह के खिलौने आप ला करके, उस तरह से जीवन नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये कविता मानवीय मूल्यों की पोषक है, और मुझे लगता है कि पश्चिम का जो अंधानुकरण है उससे भी कहीं दूर करती है ये। बिल्कुल ठीक आपने इशारा किया, आपने ठीक समझा इसको, उस तरफ भी इसमें इशारा काफ़ी है। और कई लोग संकल्प ले लेते हैं कि अब हम कठपुतलियों का खेल जो चल रहा है हम नहीं बनेंगे, कब कैसे वो चुपके से कठपुतली बना दिए जाते हैं ये भी उनको पता नहीं लगता। नामालूम तरीके से एक दिन पता लगता है कि वो भी कठपुतली ही थे। ये सब इस तरफ भी इशारा है। प्रकाश जी, मैं इसमें से एक सवाल उठता है
कि अगर हम संदेश की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो हम कविता में से कौन कौन से संदेश निकाल सकते हैं? मैं संदेश या इसके भावार्थ से पहले कुछ शब्दों की बात करना चाहता हूं जो मेरी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस कविता में एक शब्द एक से अधिक बार आता है आज़ादी, और एक शब्द आता है खुशी। अब वहाँ कविता में जिस संदर्भ में ये दोनों शब्द आ रहे हैं, क्या जिसे खुशी कहा जा रहा है वो सचमुच खुशी है, या जिसे आज़ादी कहा जा रहा है वो सचमुच आज़ादी है? ये हमारे जीवन में भी कई बार भ्रम बन जाते हैं कि जो बड़ी खुशियाँ नहीं हैं, बहुत छोटी और मामूली खुशियाँ हैं, उनके लोभ में पड़कर हमें उन्हें ही अपना संसार बना लेते हैं। दूसरा, आज़ादी जो वास्तविक आज़ादी नहीं है, उन्हें हम आज़ादी मान लेते हैं। यानी दूसरों के हाथ में अपनी डोर को देकर हम खुश हो जाते हैं और अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। इस कविता में इस बात पर बहुत बड़ी चोट की गई है कि जिन्हें हम खुशियां मान रहे हैं वो वास्तविक खुशियां नहीं है। खुशियां संघर्ष के रास्ते से आती हैं और वो समाज के पक्ष में होती हैं। इसी तरह आज़ादी जो है वो बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं हो सकती, और आज़ादी कोई मामूली चीज़ नहीं है। उसे हमें पूरे देश के साथ, अपने साथ, समाज और परिवार के साथ जोड़ना चाहिए। तो एक तो इन दो शब्दों की मैं बात कर रहा था। दूसरा, जहाँ तक भावार्थ की बात है, उससे पहले इस कविता की जो अंतिम पंक्तियाँ हैं उनकी ओर मैं इशारा करना चाहूँगा, जो इस कविता के भावार्थ को बताने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। इस कविता में ये कहा गया है कि कठपुतली के तो केवल हाथ और पैर ही बंधे होते हैं, लेकिन हम माने वो लोग जो पराधीन मानसिकता के हो चुके हैं, जो दूसरों के सहारे ही सब कुछ करना चाहते हैं, उनके तो केवल हाथ पैर ही नहीं, आँख, कान, नाक, मुंह सब बंधे हुए हैं। इन पंक्तियों का आशय क्या है, ये बहुत मामूली विद्यार्थी या शिक्षार्थी के लिए बड़ा मुश्किल होगा इनका अर्थ खोलना जब तक हम इनको नहीं समझाएंगे। सवाल ये है कि आँख, कान, नाक, मुंह ये हमारे लिए करते क्या हैं? इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसका जो ज्ञान होता है वो ज्ञान हमें इन्हीं के जरिए होता है, यानी हम इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। और इस कविता में ये कहा गया है कि जो पराधीन हो जाते हैं, अपने आप को दूसरों के सहारे छोड़ देते हैं, जो खुद कुछ नहीं करना चाहते, उन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपने स्वाभिमान पर एक पर्दा डाल रखा है और वो पहचान ही नहीं पाते कि हम तो पराधीन हो चुके हैं। इसलिए हमें अपनी इन ज्ञानेंद्रियों को खुला छोड़ना चाहिए, इनसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस बात को राजेंद्र जी ज्यादा अच्छे तरीके से समझा। इसमें यह भी इशारा है कि हम अपनी आंख से नहीं देखते, जो दूसरे दिखाते हैं हम वही देखते हैं, और वो नहीं, हम खुद अपने कान से नहीं सुनते, जो दूसरे हमको सुनाते हैं हम वही सुनते हैं। और नाक के बारे में भी यही है कि जो वो कहेंगे कि इसमें इस तरह की सुगंध है या बदबू है, वो हम वही करते हैं। तो मुंह से भी जो वो बोलने को कहते हैं हम वो बोलते हैं। हम अपने विवेक से काम लेकर के अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं, ये है। फिर इसमें सुविधा का जहाँ मैंने लिखा है कि तो क्योंकि हम इसमें इसलिए खुश रहते हैं कि हमें अपनी डगर नहीं बनानी पड़ती, खुद अपना रास्ता नहीं बनाना पड़ता। जिस रास्ते पर भेड़ चाल में सब चले जा रहे हैं हम उसी तरफ चले जाते हैं। खुद अपनी तरफ से रास्ता बनाने में श्रम लगता है, हो सकता है पहाड़ काटना पड़े, कुछ और करना पड़े, भगीरथ प्रयास जिसको कहा गया वो करना पड़े, तो वो सब न करके हम एक सुविधाजीवी तो मुझे लगता है कि पर चलते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही बड़ा संदेश है कि आप जो ये चाहते हैं कि हमें बना बनाया राजपथ मिल जाए और उसी पर हम चलते रहें, तो शायद सफलता पीछे रह जाएगी। बिल्कुल पीछे रह जाएगी। अपना रास्ता खुद तलाशना है, उसी पर आगे बढ़ना है, तभी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए तो सबसे बड़ा संदेश हो गया कि वे परिश्रम करके अपने नए रास्ते की तलाश करें। मैं विद्यार्थियों के साथ साथ देश की पूरी जनता के लिए जो संदेश इस कविता से मिलता है उसकी भी बात करना चाहता हूँ, और शिक्षार्थी भी उस देश की जनता में ही है, उससे अलग नहीं है। जिस साम्राज्यवाद की हम बात करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा कुछ भी अच्छा नहीं, जो कुछ है वो सब बाहर का ही अच्छा है, जिसकी तरफ अभी राजेंद्र जी ने इशारा किया कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो हम देख रहे हैं, जो हमें सुनाया जा रहा है हम वो सुन रहे हैं, हमारे स्वाद को ही बदला जा रहा है।
तो इस कविता में इस स्वाभिमान को जगाने की चेष्टा शिक्षार्थियों में भी और देश की जनता में भी, क्योंकि जब कोई कविता लिखी जाती है किसी रचनाकार के द्वारा तो उसके मन में पाठक होता है और पाठक में शिक्षार्थी भी होता है जिसे हम शिक्षार्थी कह रहे हैं, और देश की जनता भी होती है। उस जनता को यह समझाया गया है कि जब हमारे पास कुछ ज्ञानेंद्रियां हैं, प्रकृति ने हमें इस लायक बनाया है कि हम खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करें, तो हम दूसरों के भरोसे क्यों रहें कि जो जैसा हमें वो दिखाना चाहता है, जैसा सुनाना चाहता है, जैसा खिलाना चाहता है, हम वैसा खाएं। ये हमारे आज के समय की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपने आस्वादों को भूलकर हम फैशन में पड़कर चीज़ों को पसंद कर रहे हैं। उस पर भी इस कविता में चोट की गई और एक बहुत बड़ा संदेश इस माध्यम से इस कविता में दिया गया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बड़ी अजीब बात है कि इस कविता के किसी शब्द में ये नहीं कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कविता पूरी तरह से ये दिखाती है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, सब पराधीन है। लेकिन इस कविता की व्यंजना को अगर हम पकड़ें तो इस कविता का जो रचनाकार है वो इस बात को लेके बहुत परेशान है, पीड़ित है, उसे यातना है कि क्यों हो रहा है। जब तक हम रचनाकार की इस यातना को, इस परेशानी को नहीं पकड़ेंगे, तब तक इस कविता की व्यंजना को भी हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कविता हमेशा ये काम करती है कि वो लाक्षणिकताओं का और व्यंजना का इस्तेमाल करके जो शब्द में कहती है, संदेश में उसको बिल्कुल उलट देती है। इस कविता का मूल संदेश ही ये है कि अपने पर भरोसा करके हमें कोई फैसला करना चाहिए। जीवन में शॉर्टकट कुछ नहीं होता, बिना श्रम के कुछ नहीं मिलता। अगर हम बिना श्रम के कुछ चीज़ों की प्राप्ति करना भी चाहेंगे तो उनके महत्व को हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें चीज़ों को अगर प्राप्त करना है तो अपने बल पर अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसमें एक ये जो है, एक कठपुतली हजारों कठपुतली तैयार करती है। इस पंक्ति की तरफ भी जरा ध्यान दिया जाए। मतलब एक आज़ाद ख्याल का आदमी कोई हो, एक कोई परंपरा भंजक हो तो उसके पीछे ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, वो बेचारा अलग थलग पड़ जाएगा। और समाज में कई बार ऐसा भी होता है कि उसको लोग पागल सनकी तक करार देते हैं कि ये तो अपने तरफ से काम करते हैं। तो क्योंकि सब लोग उसी तरह से जो एक ढर्रा चल रहा है उसी में चलने लग जाते हैं, कठपुतली बनने को तैयार हो जाते हैं, तो वो उसी तरह से एक कठपुतली हजारों कठपुतली तैयार कर देती है। जबकि एक भला आदमी, एक आज़ाद आदमी, एक सच्चा आदमी अकेला पड़ जाता है। ये संदेश भी इसमें देने का प्रयास किया गया है। वेद प्रकाश जी, मैं इसकी भाषा शिल्प के बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगा जी कि इसमें क्या विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं भाषा संबंधी। एक तो जहाँ तक शैली की बात है और भाषा की बात है, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारे शिक्षार्थी अपनी पुस्तक में अनेक कविताएं पढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी पढ़ा कि कुछ कविताएं छंद में लिखी जाती हैं, कुछ मुक्त छंद में लिखी जाती हैं, और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम छंदहीन भी कह सकते हैं और छंद मुक्त भी कह सकते हैं। उनके पाठ्यक्रम में 3 कविताएं ऐसी हैं जो छंद मुक्त कविताएं हैं। जैसे एक कविता उन्होंने निराला जी की पढ़ी, वह तोड़ती पत्थर। एक कविता मुक्तिबोध की उन्होंने पढ़ी, मुझे कदम कदम पर। और एक कविता कठपुतली है। ये तीनों कविताएं छंद मुक्त कविताएं हैं। एक ज़माना था जब छंद कविता की शर्त था, लेकिन आज जब जनतंत्र का इतना विस्तार हो रहा है, हर व्यक्ति को अपनी बात को कहने का अधिकार है और चाहे जिस रूप में वो कहे, बात महत्वपूर्ण होनी चाहिए, छंद हो या न हो, इसका पालन आज किया जाता है। हमारे शिक्षार्थी भी अगर चाहें, उनके दिमाग में कोई बात आ रही हो, मन में कुछ कहने के लिए आ रहा है, तो वो भी परवाह इस बात की न करें कि वो छंद बन रहा है कि नहीं बन रहा, बल्कि अपनी बात को वो कहें और वो भी इस तरह से कवि हो सकते हैं। तो एक तो ये कविता छंद मुक्त कविता है। दूसरा, इसमें आप बहुत सारे पाठ पढ़ रहे हैं हमारे शिक्षार्थी, वो अक्सर ये देखते हैं कि हमें उनको बहुत सारे शब्दों के अर्थ बताने पड़ते हैं। ये कविता ऐसी कविता है जिसमें कोई शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जिनका अर्थ हमें उन्हें बताना पड़े। वो सरलता से इस कविता को पढ़ भी लेते हैं और शायद समझ भी लेते होंगे। तीसरी बात ये है कि इस कविता की जो शैली है वो बातचीत की है। जैसे कवि हम सब से
बातचीत कर रहा है और हमें हमारी कमियों को दूर करने के लिए प्रेरित कर रहा है, हमें समझा रहा है, हमारे मन को चेतन बना रहा है। तो ये बातचीत की शैली है। ये बातचीत की शैली रैदास के पदों में भी है, कबीर की कविताओं में भी है, लेकिन वहाँ छंद होता था, यहाँ छंद नहीं है। फिर इस कविता को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक 3 चीज़ों को आप न पकड़ें इस कविता में। एक तो है प्रतीक, सबसे पहले प्रतीक है। कठपुतली एक प्रतीक है। ये कविता कठपुतली के बारे में नहीं लिखी जा रही है, ये कविता उन लोगों के बारे में लिखी जा रही है जो कठपुतली जैसे या कठपुतली हो चुके हैं, इसलिए कठपुतली यहाँ पर एक प्रतीक है। दूसरी विशेषता इस संदर्भ में लाक्षणिकता की है। हमारे तो हाथ, मुंह, कान, नाक सब बंधे हैं। सचमुच में ये बंधे नहीं है, लाक्षणिकता है, चमत्कार है। यहाँ पर बंधे नहीं है, बल्कि हमने इन पर पर्दा डाल दिया है, इन पर भरोसा करना छोड़ दिया। इस तरह से कविता को समझना चाहिए। शब्दशः कविता समझ में नहीं आती, शब्दों के हमें आशय समझने चाहिए। और तीसरा है व्यंग्यात्मकता। जगह जगह जैसे खुशी एक शब्द आया है, वहां चूंकि वो वास्तविक खुशी नहीं है इसलिए व्यंग्य के रूप में आया है। आज़ादी एक शब्द आया है, वहां वास्तविक आज़ादी नहीं है, इसलिए वहां जब आज़ादी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो आज़ादी एक व्यंग्य है। आज़ाद पशु और पक्षी भी होते हैं, लेकिन मनुष्य पशु और पक्षी नहीं है। उसका उद्देश्य है कि वो जीवन में वास्तविक आज़ादी प्राप्त करे। और अगर किसी को कठपुतली होने के बाद ये गर्व है कि वो आज़ाद है तो उस पर यहाँ पर व्यंग्य किया जा रहा है। और इसके बाद इस कविता में व्यंग्य की धार है। जो लोग नारे लगाते हैं बढ़ चढ़ के, हम अक्सर, ये तो बहुत आचरण की पद्धति भी है कि जिन चीज़ों को हम बढ़ चढ़ कर कहते हैं मान लेना चाहिए कि उन पर भरोसा नहीं करते हैं। जिन चीज़ों में हम विश्वास करते हैं उनको बड़े धीमे स्वर में हम कहते हैं। इस बात को कवि ने पहचाना है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो लोग नारे लगाते हैं आज़ादी के, वो भी चुपके से कठपुतली बना दिए जाते हैं। तो इन आशयों को, भाषा की इन विशेषताओं को अगर हम पकड़ें तो इस कविता को हम आसानी से समझ सकते हैं, इसके बारे में लिख भी सकते हैं। और इस कविता के संदर्भ में हम ये उत्तर भी दे सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में कभी कठपुतली बन जाने का मौका आए तो हम उस समय क्या फैसला लेंगे, दूसरों को कैसे समझाएंगे, ये विवेक भी जागृत करती है ये कविता हम सबके भीतर। तो शिक्षार्थियों, अभी आपने यह व्यापक चर्चा सुनी और इस विषय पे हम काफ़ी कुछ बात कर सकते हैं, लेकिन एक सीमित समय में हमने कोशिश की कि इस विषय को स्पष्ट किया जाए और आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजेंद्र उपाध्याय जी का कि उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और किस भावभूमि पर ये कविता लिखी है उसे समझने की हमने कोशिश की। और मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर वेद प्रकाश जी का, जिन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से इस कविता को एक नए आलोक में प्रस्तुत किया। तो मैं NIOS की ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग।